बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा। अल्लाह ताला ने हमसे जो वादा किया है, और अल्लाह का हर वादा सच्चा है कि हर मेहनत, हर तंगी के बाद आसानी है। तो हमें ये काम करना है और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस काम में हमारे लिए बरकत बरकत डाले। आपकी भी ये नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा। इसके बाद मेरी भी यही नीयत होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला मेरे भी इस रिज़्क़ में इजाफा करे और बरकत दे। और जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम अल्लाह ताला से इजाज़त मांगते हैं काम की, और उससे बरकत की उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ऊपर रहम कर दे। मैं जो भी काम करने लगा हूँ, इसके खाना खाने लगा हूँ, तो अल्लाह ताला उस खाने के अंदर बेहतरी अता करे। क्योंकि बाज़ बात ये भी होता है, खाना खाने के बाद वही खाना हमारे लिए वबाले जान बन जाता है। एक ही महफिल में 10 लोग खाना खाते हैं, एक के लिए जो है वो जहर बन जाता है, बाकियों के लिए ग़िज़ा बन जाता है। तो इसलिए हर काम में उसकी हमें रहमत का जो है वो उम्मीदवार रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हमारा आज थर्ड डे है और इसके अंदर हमने जो बिजनेस के रिगार्डिंग सेक्शन 22, 23, 24, 25 की बातें हम कर रहे थे, आज उसके पास पेपर का एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम के अंदर पास पेपर में क्या क्या चीजें टेस्ट हुई। सितंबर 2019 का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। इसके दो पार्ट्स हैं। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दिस सलमान, अच्छा इसमें रिक्वायरमेंट है इसकी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम the amount to be included in the taxable income of Salman Shahid for tax year 2000 X9। जब हम X9 की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 जुलाई X8 एंड एंडिंग ऑन 30 जून X9। हमें पहले अपने टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए, इसमें हमने उसको बताना है। अच्छा जी, कहता जी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सलमान शाहिद सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स। उसने ये एसेट्स बेच दिए। अगर एग्जाम में आपको नहीं बताया गया तो इसको नॉर्मल टैक्स ईयर ही लेना है, लेकिन अगर वो बता दे कि इसका जो टैक्स ईयर है वो लेट्स सपोज जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपका टाइम फ्रेम जैन से लेके 31 तक होना चाहिए। बहरहाल ये हमारा बताने का मकसद ये है कि ये ध्यान से देखना, ऐसे ही खुद से अजम्पशन नहीं लेनी। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो आप नॉर्मल टैक्स ईयर इसको लेकर आगे चलेंगे। कहता है उसने फॉल एसेट सोल्ड किए हैं। देखें, जब ये बात आएगी किसी चीज के बिकने की, तो आप देखें नंबर 1 कि ये सैलरी नहीं हो सकती, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी इसके आने के चांसेस नहीं है। तो दो ही हेड्स बचते हैं जब कोई चीज बिके, या वो बिजनेस होगा या वो कैपिटल गेन होगा। तो पहले हमने अपनी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं कि ये जो बिकने वाली चीज है ये किन हेड्स में जा सकती है, क्योंकि उसने पूछा है कि आप प्रॉपर जो हेड्स हैं उसको भी जरा बताइए, उसकी भी हमने उसको करना है। A vehicle used by manager in charge of his garment factory for 2.8 million. Passenger vehicle not plying for hire, इसकी restricted value है। The vehicle was purchased for 3.1 million in X6। X6 में परचेज की गई थी। अब हमें गेन कैसे कैलकुलेट करना होता है जरा देखिएगा। हमारा गेन का फॉर्मूला जो है व्हीकल का, क्योंकि इसकी 25 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, ठीक है, तो इसका गेन का फॉर्मूला क्या होगा? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू इसकी 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 3.5 मिलियन माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। अब उसने बेची कितने की है देखिएगा, इसकी सेल प्राइस कितना है
अच्छा 2.8 मिलियन ये इसकी आ गई। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हमें सेल प्राइस ये वाला फैक्टर गिवन है, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ये तो फार्मूला का है ना, ये वाली अमाउंट, ये तो 2.5 हमने लिखना था। यहाँ टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन नहीं है, वो हमें चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए थी। अब उसकी इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिएगा, ये व्हीकल परचेज की गई टैक्स ईयर 2000x6 में, ऐसे ही है। तो x6 2000x7 2000x8, तो 2000x9 में हम इसकी डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे क्योंकि साल डिस्पोज ऑफ होगी हुई है, ठीक है। और ये एसेट 1 जुलाई 2020 से पहले वाला है, उनके ऊपर जिस साल डिस्पोज ऑफ करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एग्री? अच्छा जी, तो अब इसकी वैल्यू क्या है? असल वैल्यू थी 31 लाख रुपया, लेकिन यूं के ये पैसेंजर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, इसकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू आएगी 25 लाख। तो हमें डिप्रिसिएशन 31 लाख पे नहीं मिलेगी बल्कि किस पे मिलेगी? 25 लाख पे। तो हम इसकी जरा कैलकुलेट करते हैं 25 लाख, और अज्यूम करते हैं कि तमाम सालों में रेट इसका सेम था, इनटू 15%, क्या आएगा? 375,000। तो इसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, इसको इसमें से माइनस कर दें। हाँ जी, 2,125,000, ठीक। अब इसी साल आ गए 2,125,000 इंटू 15% जी 318,750। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 1806,250 आ गई। चलें जी, तो ये आ गई इसकी 1806,250 इंटू 15%, 270,937। 1535,313 ये वैल्यू थी जो हमें चाहिए थी। यानी हमें जिस साल डिस्पोजल होगी उस साल की हमें ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए होती। ऐसे ही है, समझ आ गई मेरी बात की? नोट कर लिया आपने? कर लें जी, प्लीज नोट कर लें इसको। जी, तो ये आगे जी हमारे पास ये वैल्यू जो हमें चाहिए थी, दिस वन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला के अंदर इसकी हम प्राइस को फीड करेंगे। तो 28 लाख इंटू 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू माइनस 15, बताइएगा क्या वैल्यू थी? 35313। तो ये इसका गेन आ जाएगा 722,752। और उसने कहा जी हेड भी बताना आपने, तो आप इसमें क्या बताएंगे? बिजनेस इनकम। हम इसमें उसने कहा है कि जी आप हेड ऑफ इनकम भी बताएं, तो ये क्या आ जाएगा इसका? बिजनेस इनकम, ये हेडिंग आ जाएगी। ठीक हो गया जी, तो 3 नंबर इंशाल्लाह इसमें हमें मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें एग्जामिनर ने टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन नहीं थी। देखिए आप एग्जाम के अंदर अगर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो मिसिंग फिगर खुद समझ आ जाएंगी क्या है, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ते ही जाएंगे ना बार बार एग्जाम के अंदर कि यार ये क्या है, ये क्या है, तो फिर वो इंशाल्लाह क्या ही रह जाएगा, वो समझ नहीं आएगी उसकी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने चुप करके सोचा कि ये व्हीकल है और ये वाली है, इसका फार्मूला लिखा, मुझे ऑटोमेटिकली फिगरें मिलनी शुरू हो गई।
और मिसिंग फिगर मुझे पता चली कि नहीं गिवन, तो मैंने खुद कैलकुलेट कर ली, क्वेश्चन आसान हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ मशीन फॉर 350 ऑन 1 जून X9। ये हमारे टैक्स पीरियड में नहीं है, पहली बात गौर से देखनी है कि है नहीं है, सॉरी 30 जून तक है ना। तो हमने ये ली, विच ही हैड इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया फॉर 1.9 मिलियन। ठीक है, उसने इंपोर्ट की 1.9 मिलियन की, ऑन डिस्पोज ऑफ की, देखें सोल्ड फॉर इतने की, ये इसकी सेल प्राइस है, ठीक है इसकी, ऑन दिस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। The machine was badly damaged during the shipment from Malaysia, rendering it unfit for use. वो खराब हो गई रास्ते में। He received insurance claim of rupees 1840 as damages on this. Charges incurred in connection with the submission of the claim with insurance company was rupees this. ये उसकी उसके ऊपर हमारा खर्चा आ गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि हुआ क्या है, कि हमारे पास एक मशीन थी और वो डैमेज हो गई। ठीक है, अब इसमें पहली बात ये है कि क्या ये डिप्रिसिएबल एसेट है? अभी बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ, अभी बिजनेस में यूज, सेक्शन 22 ये कहता है कि डिप्रिसिएबल एसेट अगर आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, अगर ये बिजनेस में एक दिन भी शुरू हो जाता है यूज होना, फिर इसको हम बेच देते, डिस्पोज ऑफ कर देते, तो ये सेक्शन 22 में बिजनेस इनकम में ही जाता है, राइट। बहरहाल इसके अंदर ये है कि क्या सैलरी तो हो नहीं सकती, पहले तो हमने हेड ऑफ इनकम को डिसाइड करना कि हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा। सैलरी नहीं है, पहली बात सैलरी हमारी नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब बच गया या बिजनेस है या कैपिटल गेन है, इन दोनों में कहीं इसको जाना चाहिए। अब चूंकि बिजनेस में तो इस्तेमाल नहीं हो रही है, बिजनेस में तो अभी इस्तेमाल, डिप्रिसिएशन तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो रास्ते में ही कहीं जो है ना वो हो चुका हुआ है। तो अब इसका गेन और लॉस बाकी किस में जाना चाहिए? कैपिटल गेन्स में जाना चाहिए। अब यहां पर ये एक जजमेंट है, मैं पहले आपको बता दूं, ये एक जजमेंट है कि ये कैपिटल गेन में जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल गेन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये उसमें भी कहीं फॉल नहीं कर रहा, उसमें भी कहीं ये फॉल, क्योंकि कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं? वो स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट नहीं होता, डिप्रिसिएबल एसेट आपके कैपिटल एसेट नहीं होते, अमोर्टाइजेबल आपके कैपिटल एसेट नहीं होते, और कोई मूवेबल एसेट जो है ये अदर मूवेबल में फॉल कर रहा है ना, तो ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। तो फिर कहाँ इसको फीड करें? सवाल ये है कि इसको कहाँ फीड करने चाहिए। मेरा अपना ये जहन है कि इसको बिजनेस इनकम में डाल देना चाहिए। बहरहाल खालिद साहब ने इसको कैपिटल गेन में पुट किया हुआ है जजमेंटल बेसिस के ऊपर, जो मेरा ख्याल है जजमेंटल बेसिस के ऊपर इसको कैपिटल गेन में उन्होंने डाल दिया हुआ है। अब इसका गेन कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल गेन के लिए तो रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं चाहिए होती ना। कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेन्स के लिए हमें क्या चाहिए होती है? उसका गेन होती है सेल प्राइस, और सेल प्राइस इसकी क्या है? एक तो है मशीन हमने बेच दी 350 की, प्लस इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया हमें, वो भी इसकी सेल प्राइस बन जाएगी। देखे ना, जो एसेट हमने पढ़ा था, जो एसेट स्क्रैप हो जाए, टूट जाए, थेफ्ट हो जाए, तो उसकी इंडेमनिटी कंपनसेशन जो भी मिलेगी उसकी सेल का हिस्सा बनेगी। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस क्लेम, वो कितना था? 1840000। ये कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 2190 और इसमें से लेस कर देंगे इसकी कॉस्ट को, तो लेस कर देंगे इसकी कॉस्ट और इसका इंश्योरेंस चार्जेस। कॉस्ट कितनी है जी? 1.9 मिलियन, और इंश्योरेंस कितनी है? 38,000। तो ये दोनों हम क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे।
तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 252। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा। पर इसका आई कैप का सोल्यूशन देख लीजिएगा कि आई कैप ने इसको कहाँ प्लेस किया हुआ है। पेपर कहीं पड़ा होगा तो उसको देख लीजिएगा प्लीज। ये बात समझ आ गई आपको? बेटा जीरो का साइज बड़ा लिखा करो। मैंने ये देखो जैसे ही आदिल लिख रहा है, जीरो कभी जितना, हाँ ये फिर छोटा एंड पे कर दिया आपने। जीरो का साइज छोटा ना किया करो, उसकी वैल्यू है जीरो की बेचारे की। जैसे आप खूबसूरत है ना, लेकिन अगर आप कहेंगे जी कपड़ों की जो अहमियत नहीं है, मैं ही खूबसूरत हूँ, कपड़ों की बहुत बड़ी अहमियत है ना, आप कपड़ों की वजह से खूबसूरत है कि नहीं? तो इसीलिए जीरो की भी यही अहमियत है कि अगर आप जीरो के बेचारे की मत मार देते हैं, उसको छोटा छोटा कर देते हैं, उसी की वजह से तो उसकी वैल्यू बनी हुई है। खाली दो लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तीन जीरो लगा दें, चार लगा दें, तो हर जीरो उसकी वैल्यू में कितनी देगा। तो इसलिए जीरो को छोटा ना किया करें। मसलन ऐसे ये जो स्टाइल है ना लिखने का 35000, ये ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हमेशा कॉमा लगाया करें, जीरो का साइज जो है वो पूरा लिखा करें। ठीक है जी, ले जी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। कहते जी सितंबर 2019 में उसी अटेम्प्ट में एक और क्वेश्चन भी है। Identify any three situations in which the fair market value of the asset shall be treated to be the cost of the asset। कहते जी ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो होगी वो एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। तीन सिचुएशन आपने बतानी। क्या यहाँ उसने बताया कोई बिजनेस की बात करें? उसने जनरल बात की है। यहाँ पर आप कैपिटल एसेट का भी लिख सकते हैं और हर चीज का लिख सकते हैं। कौन सी सिचुएशन है कि जब किसी एसेट की, नंबर वन देखिएगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, शेयर्स अक्वायर्ड थ्रू एम्प्लॉय शेयर स्कीम, आप लिखेंगे अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, ऐसे उस क्वेश्चन का नंबर आप लिखेंगे जो भी है, आप लिखेंगे अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कुछ लोग इसे एसेट बोलते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है एसेट, वो एसिड की आवाज निकलती है तेजाब की। ऑफ द एसेट shall be the fair market value। ठीक है जी। नंबर वन कौन सी मैंने बताई आपको? शेयर्स acquired under employee share scheme, acquired under employees share scheme। टाइम कम है जरा, मैं जरा जल्दी में उसको आपको सिर्फ बताना मकसद है। नंबर टू क्या होगी? राइट, गिफ्ट। आपने याद है सेक्शन 37-79 में पढ़ा था। ठीक है, एसेट्स रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, एसेट्स एज अ, यहां स्पाउस का बिल्कुल नहीं लिखना, उसके लिए ये रूल नहीं है स्पाउस टू लिव अपार्ट, उसके लिए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू एसेट नहीं, कॉस्ट नहीं बनती। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कोई एसेट स्पाउस को ट्रांसफर करें टू लिव अपार्ट, तो जो कॉस्ट उसकी होगी ट्रांसफर की, इसकी भी वही कॉस्ट होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? एसेट रिसीव्ड अंडर इनहेरिटेंस। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एसेट, on liquidation of asset, disposal of shares on
लिक्विडेशन, ठीक है। मैं आपको ज्यादा लिख रहा हूँ, वैसे तो उसने 3 ही पूछे हैं लेकिन मैं ज्यादा लिख रहा हूँ। सेक्शन 41 में आपको पढ़ाया था, आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज कर रहे हैं खुद ही, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। यूज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपने प्रोड्यूस की है, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पसेस, वो भी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने पर्सनल एसेट को यूज कर लिया बिजनेस के लिए, याद है घर से कोई एसेट उठा के बिजनेस में ले आए, तो पर्सनल एसेट यूज फॉर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, वो भी उसके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। समझ आ रही है ना। तो ये हालात, लेकिन आपने एग्जाम में इतने सारे नहीं लिखने। रोजा आप मगरिब के बाद जितना मर्जी लेट कर लें, उसका ज्यादा स्वाब नहीं होना आपको। समझ आ रही है ना। इसलिए उसने 3 पूछा है तो 3 बातें उसको, अगर आपको कंफर्म है, अगर शक है एक आध और लिख दें बस, दैट्स इट। इससे ज्यादा लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और भी कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, हाँ वो डिविडेंड इन स्पीशी की मैंने आपको बात की थी, वो भी इसमें आती है, ठीक है। डिविडेंड इन स्पीशी, वो भी यानी आपको कंपनी जो फ्री शेयर देती है किसी और कंपनी के, उसकी भी उस दिन की कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ये सारी चीजें वो हो जाती हैं। तो बहरहाल ये उसने सवाल आपसे किया था। और कितने मार्क्स का था ये, 3 नंबर का ये था। सितंबर 2019 में, पता नहीं इसमें क्या हो गया, उन्होंने इसी को पकड़ा हुआ है। शहबाज हैज acquired machinery for his new factory against a loan repayable in USD. Discuss what would be the cost of the machinery for the purpose of the depreciation deduction. Depreciation के लिए क्या होगी, उसने कहा डिस्कस करें, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई गई। यहां आप ये बताएंगे, if an asset is acquired as a result of currency denominated as a acquired from a loan denominated in the foreign currency, any gain or loss resulting from the exchange of the loan shall be added or deducted from the cost of the asset. यानी आप अगर किसी एसेट को अक्वायर करेंगे और उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया होगा किसी फॉरेन करेंसी के अंदर, तो आप उस लोन को जो रीपे करेंगे, जो पे करेंगे, पहले तो ये है कि जब आप उसको अक्वायर करेंगे तो उस दिन जो है आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। पहली बात तो ये है, क्या करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे उस रेट के ऊपर जिस दिन आपने उसको अक्वायर किया है। उसके बाद जब उसकी पेमेंट्स करेंगे तो फिर क्या करना आपने, कि उसकी जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, दैट शैल बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर पहले ही साल हो तो उसमें ऐड कर दें, अगर बाकी सालों में है तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐड कर दें। अंडरस्टैंड। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन फाइनल में आ चुका हुआ है। आप में उसने फिलहाल इतनी ही बात पूछी है और ये उसको ज्यादा भी पूछ सकता है। अगेन सितंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, ये भी 2 नंबर का है। Sikandar has revalued his factory building in accordance with the international IFRS and consequently charged depreciation on the revalued amount. Explain the tax implication of the revaluation. आप बताएंगे there is no consequences of revaluation in tax. Asset टैक्स के अंदर रीवैल्यू नहीं होता, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, आपको उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही चार्ज करनी है। तो आप कहेंगे एनी डिप्रिसिएशन, देयर इज नो डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रीवैल्यू एसेट, या आप लिखेंगे द depreciation should not be charged on the revalued amount according to the provisions of income tax ordinance 2001.
any difference which is charged on the revalued amount should be reversed to calculate the taxable income. वो जो भी अमाउंट आपने उसकी अलग से ज्यादा चार्ज की है वो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए उसकी रिवर्सल डालनी पड़ेगी आपको। ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन। मार्च 2019 जी, ये हमारे पास आ गया। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। मैंने कहा जब टैक्सेबिलिटी हो तो आपने उसकी डायरेक्शन की पता नहीं चल रहा होता कि ये टैक्स की बात कर रहा है या इनकम की बात कर रहा है, फिर उन सर्कमस्टांसिस को देखते हुए बताया जाता है। कोई लाजमी नहीं कि उसकी टैक्स लायबिलिटी को उसने कहा डिस्कस एक्सप्लेन करें या डिस्कस करें। Following transaction pertains to S Limited, which took place during the tax year X9. A machine costing 1.8 million being used in SL Karachi factory, 18 लाख की थी, कराची में यूज, was transferred to its subsidiary in Ghana. पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई है। The fair market value and tax return on value of the machine on the date of transfer were 2.5 million and 600,000 respectively. वो एसेट जो डिप्रिसिएबल एसेट है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक्सपोर्ट कर दिया जाए। उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, उसका होता है कि आप गेन कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। तो उसकी सेल प्राइस किसके मुताबिक बन जाती है, कॉस्ट। तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। दूसरे अल्फाज में कि आज तक उसकी जो डिप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, उसकी वही गेन होगा। अब देखना ये है कि क्या क्वेश्चन में हमें इसकी कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है, नंबर 1। अगर नहीं गिवन तो फिर देखेंगे कि इसकी जो डिप्रिसिएशन आज तक चार्ज की गई है वो अगर गिवन है तो वही गेन होगा। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को दोबारा। हमने ये 2 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि क्या इस डेटा में दोनों एलिमेंट्स गिवन है या नहीं है। जी, मशीन कॉस्टिंग, कॉस्ट दी है जी हमें, एक एलिमेंट तो गिवन है, एक तो मिल गया मुझे। being used SL Karachi was transferred to fair market value and the tax return on value. Fair market value is irrelevant. पूरे फार्मूला में कहीं फेयर मार्केट वैल्यू है ही नहीं। एंड टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द मशीन, तो ये वैल्यू इररेलेवेंट है, ये चाहिए थी हमें। तो हमें दोनों फिगर मिल गई इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों मिल गई ना। तो 18 लाख माइनस 6 लाख रुपया, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1.8 मिलियन माइनस 600,000, तो क्या आंसर आ गया जी, 1.2 million. This is the gain. Actually, this is the gain, and this is also the depreciation which has been charged on this asset. यही वो डिप्रिसिएशन है जो आज तक चार्ज की गई थी, या जो फॉर्मूला हमने लगाया उसके मुताबिक हमने गेन कैलकुलेट करके बता दिया। बस इतना आपने बताना था। तो ये हमें इंशाल्लाह इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे। जी, नोटेड। जी, अच्छा जी। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन मार्च 2018 का। ये है, कहता है जी, अंडर द प्रोविजंस of the income tax ordinance compute taxable income or loss under correct head of income for tax year 2008 in the following cases. तो टैक्स ईयर 2008 कहां से स्टार्ट होगा जी, 1 जुलाई X7 से 30 जून X8 तक होगा हमारा। शाउर इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ शाउर एंटरप्राइजेस on 31st of Jan X8, यहाँ पर
ऐसी सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड, ग्रुप ऑफ एसेट्स क्या है? नहीं बेटा, ये दोबारा किसी की भी आवाज आई है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आप जरा सुनिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आप अपनी फैक्ट्री को रेंट आउट करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा। ये बेच रहा है, ध्यान से काम करना है, ये बात ध्यान से करनी है। अगर वो फैक्ट्री को रेंट आउट कर रहा है विद प्लांट एंड मशीनरी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, ये बेच रहा है। समझ आ रही है? For 10, at the time of disposal, the fair market value of the land and building was 3 million and 5 million. और यही हमने कहा कि जो भी एसेट ग्रुप में डिस्पोज ऑफ होगा उसकी हमें क्या चाहिए? हमें दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की चाहिए, फिर उसका गेन और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसने बेची कितने की फैक्ट्री? 10 मिलियन की। सेल प्राइस गिवन है हमें, कंसिडरेशन एक ये हमें चाहिए थी, ये भी चाहिए थी और ये भी चाहिए थी। उसने कहा जी कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, लेकिन सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट किधर है? ये वो नीचे गिवन है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, the land and building were acquired on 1st July X6 at a cost of this and this. The tax return on value of the building was this. ले जी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आ गया लैंड और बिल्डिंग का। तो फॉर्मूला क्या होगा, जरा पहले उसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फिर उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हम करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, जब एसेट्स ग्रुप की शक्ल में डिस्पोज ऑफ होंगे तो मैंने क्या बताया कि आपने क्या करना है, उनकी यहां पर एसेट्स लिखने हैं। क्या है हमारे पास? बिल्डिंग, और दूसरी है हमारे पास लैंड, और यहां आपने क्या लिखना है? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जी? फेयर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की जी 5 मिलियन और 3 मिलियन। उलट तो नहीं लिख गया? सही है। तो 8 मिलियन आ गई हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू। इसकी कंसिडरेशन कितनी है? वो है 10 मिलियन। ठीक हो गया। अब हमने इसकी क्या करनी है? सेल प्राइस को फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10। तो पहले यहां क्या आएगा? 6 और लैंड की 3। ये आ गया। अगर तो ये होता कैपिटल एसेट तो मैं यहाँ कॉस्ट लिखता यहाँ पर। अब ये क्या है? डिप्रिसिएबल एसेट, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। तो यहाँ क्या आएगा? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। बिल्डिंग की बता दी गई है जी 5.4 मिलियन, और लैंड की नहीं है। इसकी कॉस्ट बताई गई है लैंड की, कितनी है वो? 2 मिलियन। ये लैंड की तो होगी कॉस्ट ना, यही उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब जरा देखिएगा, ये बात जरा ध्यान से देखनी है। दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। ये बिल्डिंग फैक्ट्री में उसकी बिजनेस में यूज हो रही थी ना, डिप्रिसिएबल एसेट है। अगर तो ये होता कैपिटल गेन, अब जरा बात जरा गौर से सुननी है, मैं जरा आपको जो बताने लगा हूं। अगर होता कैपिटल गेन तो चीज और होती, मैं उसकी भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखिएगा, एसेट की कॉस्ट कितनी थी? ये बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी? खरीदी कितने की थी? ये बताएं, खरीदी कितने की थी? 6 मिलियन की। अब ये बात गौर करने वाली है। हमने कहा अगर लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल एसेट जितने का खरीदा था उससे महंगा बिक जाए
नजर तो आ रहा है कि ये इसका गेन है, यानी इसमें से ये चीज माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा। लेकिन लैंड और बिल्डिंग अगर अपनी कॉस्ट से महंगी बिक जाए तो आज तक की जो डिप्रिसिएशन होगी वही उसका गेन होगी। एम आई राइट? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख देंगे तो गलत होगा। नीचे बात ठीक है। अच्छा, ये लैंड कितने की परचेज की थी? ये परचेज 2 मिलियन की थी, आज कितने की बिक रही है? 3 मिलियन की। इस पे डिप्रिसिएशन कोई चार्ज हुई थी? सवाल ये है कि इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही है। अंडरस्टैंड? अच्छा, पहले जरा इसको कीजिएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी थी बिल्डिंग की? 6 मिलियन, और आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 5.4 मिलियन। तो आज तक कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है इसकी? जी 6 लाख। तो इसका गेन कितना आएगा? 6 लाख आएगा, जो मेरे मुताबिक इसका 6 लाख आना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या है? अच्छा, अब देखिएगा, हमारा असल में फॉर्मूला था इसका, जो लॉ ने हमें बताया, उसने कहा जी गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। और फॉर्मूले को अगर ओपन किया जाए, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, यही फॉर्मूला है ना। अब जरा लीजिएगा, सेल प्राइस कितनी इसकी? 2 मिलियन माइनस 2 मिलियन। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी इसकी? सेल प्राइस माइनस यही आएगी ना, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। सेल प्राइस माइनस, सॉरी, डिप्रिसिएशन। सेल प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन क्या थी इसकी? निल। तो कितनी आ गई? 2 मिलियन माइनस 2 मिलियन। तो मेरे मुताबिक इसका आंसर निल आना चाहिए था, क्योंकि इस पे अभी तक हमने कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला था। अच्छा, मेरे मुताबिक इसका जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ 6 लाख रुपए आना चाहिए। ये टैक्सेबल गेन है। ये क्या है? टैक्सेबल गेन है। ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट्री, अब अगली बात सुनिएगा। लॉ ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज किया हुआ है। लॉ ने क्या यूज किया हुआ है? अब जरा मैं दूसरी तरफ आने लगा हूं, थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा एक मसला पैदा होगा, क्योंकि कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिल्डिंग तो डिप्रिसिएबल एसेट थी, क्या प्लॉट डिप्रिसिएबल एसेट था? क्या प्लॉट डिप्रिसिएबल एसेट था? नहीं है, वो कैपिटल एसेट है कंपनी का। समझ आई ना? इसका मतलब ये है कि इसकी इसमें से कॉस्ट ही माइनस होनी चाहिए थी। इसकी इसमें से कॉस्ट ही माइनस होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कैपिटल एसेट बन रहा है। दोबारा सुन लीजिए, क्या बन रहा है? कैपिटल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट ये आएगा। तो टोटल अगर गेन देखा जाए तो हम ये गेन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी एक हेड में नहीं आ रहा। देखें, रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। तो हमें क्या करना है इसका? उसने कहा जी करेक्ट हेड ऑफ इनकम में हम इसकी जो ये तो देखें वर्किंग मैंने की है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? क्वेश्चन के अंदर बिजनेस इनकम, आगे बेशक आपने जो एग्जाम में वर्किंग की है वो शो कर दें, और आप लिख देंगे ₹600,000, और यहां लिखेंगे आप कैपिटल गेन्स, वो भी आप उस वर्किंग का रेफरेंस दे दें। तो 1375,000, और टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी इसकी 19। कैपिटल गेन गलत लिख रहा हूं, 1750,000। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई इसकी? 2350,000। क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये 21।
अच्छा, अब इसका देखिएगा, इसको टाइम कितना हुआ है इसको। मेरा ख्याल यहाँ मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कैपिटल गेन के लिए। इसको टाइम, ये प्लॉट कब खरीदा था जी? X6 में, X6 में परचेज किया था और बेचा कब है? 8 में। तो फिर ये सही नहीं है। फिर ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेबल गेन है, आप अगर लैंड और बिल्डिंग को 1 साल तक बेच देंगे तो 100% गेन होगा। 1 साल के बाद कितना होगा उसका? 75%। 2 साल के बाद 50%। 3 साल के बाद 25%। अब इसका टाइम फ्रेम देखिएगा जरा। 1750, क्या इसको 4 साल से ज्यादा तो नहीं हो गया? कितना टाइम हुआ इसको? 2 या 3 साल? दोबारा बताए ना बेटा। और इसने बेचा इसको है अब, और इसको परचेज किया था 1 जुलाई। देखिएगा, देखिएगा 1 जुलाई X6 से लेके 30 जून X6 तक 1 साल हो गया। 7 30 जून X8 तक 2 साल हो गए। तो 2 साल तो पूरे नहीं हुए ना, 1 साल से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? 75% लेंगे इंटू 75%। 1312500। तो टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी आ गई 1912500। समझ आ गई? तो ये थोड़ा सा उसने टेढ़ा क्वेश्चन था, जिसके अंदर उसने क्या किया कि बिजनेस को भी और कैपिटल गेन को भी क्या कर दिया, उसमें एडजस्ट कर दिया, उसने इकट्ठा कर दिया, जिसको हमने, तो यहाँ उसने ग्रुप ऑफ एसेट का भी सेक्शन जो था हमारा 76 को भी टेस्ट कर गया, 22 को भी टेस्ट कर गया, एक ही चीज के अंदर 37 को भी टेस्ट कर गया। देखिए कितनी चीजें एक छोटे से केस के अंदर उसने ये सारी चीजें टेस्ट कर ली। लैंड को अगर बेचें, इनका सवाल ये है कि क्या लैंड से बिजनेस इनकम आ सकती है। पहली बात यह है कि लैंड के से 2 तरह की इनकम आ सकती है, या उसको रेंट आउट कर दें या उसको बेच दें, या रेंट आउट कर दें या उसको बेच दें। अगर आपने लैंड को रेंट आउट कर दिया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और अगर ये ग्राउंड रेंट की शक्ल है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं लैंड को बेचना। ये 2 सिचुएशन है। लैंड अगर रियल एस्टेट वाला बेचेगा तो उसका तो स्टॉक इन ट्रेड है, वो बिजनेस में लेके जाएगा। इसके अलावा बाकी लोग जो बेचेंगे उसके लिए क्या होगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा। तो हमारे लिए कैपिटल गेन है, क्योंकि हम रियल एस्टेट का कारोबार नहीं कर रहे। ठीक है जी। लैंड की डिप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड की वो उसको इम्प्रूव लैंड कहते हैं। वो ऐसे ही है जैसे बिल्डिंग है। लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होती, जिसको ओपन प्लॉट कहते हैं। डिप्रिसिएशन किस पे होगी? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के ऊपर। वो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं? ब्रिज बना दिया आपने जमीन के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कोई आपने स्टेडियम बना दिया हुआ है, साइकिल स्टैंड बना दिया आपने, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होगी वो डिप्रिसिएट होगी। अंडरस्टैंड? लैंड फिर भी नहीं होगी। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। बड़ा ही जबरदस्त एग्जामिनर ने इसकी कैलकुलेशन की है, 2.5 नंबर उसने दिए हैं। ये मेरा ख्याल उसका एक हिस्सा है, इसीलिए ये इसमें कैलकुलेट किया गया। Under the provisions of income tax, compute taxable income or loss under the correct head of income. Shams Industries sold and exported, देखिएगा, sold
and exported one of its plant to Nigerian company. उसने उसको the sale proceed received in SL's account amounting rupees 25 million. अगर एसेट को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो उसकी सेल प्रोसीड हमारे लिए इररेलेवेंट होगी. The cost and tax return on value of the plant was 20 million and 7 million. तो यही डिफरेंस इसका टैक्सेबल है. यही दो चीजें चाहिए थी कि जो एसेट आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका गेन क्या होगा, कॉस्ट माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू. हाँ जी, हाँ जी, ये वही है ना, प्लांट है ना, इट्स प्लांट, और नीचे दिया हुआ रिटर्न ऑन वैल्यू है उसकी. तो इसका आंसर है जी 20 मिलियन माइनस, तो 3 मिलियन इसका आंसर आ जाएगा. तो 13 ही लिखा मैंने जी. आपने नहीं इसको ऐसे लिखना एग्जाम में जी. फिर है जी सितंबर 2017 का. चलें आप इसको जरा देखें एक मिनट के लिए कि आप क्या करते हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी इस क्वेश्चन को आपको टाइम दिया था कि आप इसको जरा सॉल्व करें. सर्वर एंटरप्राइजेस सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. देखें अगर तो ये कैपिटल गेन है तो रूल्स और होंगे, बार बार कह रहा हूं. 50 मिलियन, 50 मिलियन इसकी सेल प्राइस है. द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज 30 मिलियन. यहां तक भी पता नहीं चल रहा कि ये कैपिटल गेन है या क्या चीज है, यहां तक भी पता. अगर इतनी ही बात हो तो हम ये कैपिटल गेन कहलाएगा. 50 माइनस 30 क्या कहलाएगा, टैक्स डिप्रिसिएशन. लें जी, इस बात ने बता दिया कि ये कैपिटल एसेट नहीं है. इस बात ने क्या बता दिया, ये कैपिटल एसेट नहीं है. had been allowed on the immovable property up to tax year 2006. ये इसमें डिप्रिसिएशन जो थी वो कितनी चार्ज कर दी गई, 6 मिलियन की. अब ये परचेज कितने की थी, 30 मिलियन की. बेची कितने की, इसका मतलब सेल प्राइस कॉस्ट से बढ़ गई. तो इसकी जो यही इसका गेन हो जाएगा, ये टैक्सेबल गेन इसका यही आ जाएगा. टैक्सेबल गेन इसका यही आ जाएगा. दूसरा तरीका इसको एग्जाम में करने का क्या है, वो ये है कि आप इसकी लिखेंगे सेल प्राइस. अच्छा कोशिश करें ये एब्रीवेशन ना इस्तेमाल करें, एग्जामिनर नहीं इस्तेमाल करता एसपी का और कॉस्ट का. तो आप भी इसको ऐसे ही लिखें कि सेल प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन चार्ज की गई है. तो सेल प्राइस कितनी है, 50 मिलियन माइनस 50 मिलियन माइनस 600,000. तो आप इसको ऐसे बता दें कि इसका है 6 मिलियन है. ठीक है, बहरहाल आप इसको एग्जाम में ऐसे ही करें ताकि एग्जामिनर के, क्योंकि लॉ ने यही कहा है ना, वो तो मैंने कंक्लूड कर किया, उसमें आंसर तो डायरेक्ट पता चल गया हमें वहीं से ही. हाँ जी, ये स्पेशल केस है ना. वो कह रहे हैं कि यहाँ सेल प्राइस में, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे नहीं, ये स्पेशल केस है इसलिए यहाँ कॉस्ट नहीं लिखेंगे. नहीं जी, ये आया एक क्वेश्चन हमारे पास, जरा अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आया है. मार्च 2017 में है.
और क्वेश्चन है जी हमारे पास, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनरी डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। उसने कहा जी डिस्कस करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन और लॉस में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन और लॉस। अब हमें उसने कोई चॉइस नहीं दी, उसने हमें लॉक कर दिया कि ये कैपिटल गेन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और डिस्कस करना है। A painting which Saliha is a resident person, she disposed of the following asset during tax year X7। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर में होना चाहिए। A painting which she inherited from her father was sold for 1.25 million. The market price the value of the painting at the time of inheritance was this. The painting was purchased by her father irrelevant। हमें तो विरासत में मिली है ना, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी डीम्ड कॉस्ट होगी, तो इसमें से इसकी क्या बन गई कॉस्ट, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉस। अब हम यहां पर लिखेंगे द लॉस ऑन द पेंटिंग इज एज फॉलोज। आप इसकी क्या, भाई पहले बता तो देना, पहले बात तो बताने देना, अभी तो मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की। एक साहब थे ना, तो वो मार्केट में वो झूठी गवाहियां देते थे वो, तो वो एक ऐसे खड़े हो जाते थे अदालत के बाहर जाके, तो किसने आना करना यार एक गवाही देनी है, उसने रेट चार्ज करना चाहिए, इतना एक्सपर्ट आदमी था। तो जज के सामने चले गए, तो जज ने कहा जी ये मेरी मुर्गी ये मेरा जो है ना ये गुम हो गई थी। तो मुर्गी की नहीं बताने का, गुम हो गई थी। तो उन्होंने कहा जी बताओ तुमने देखी? हाँ जी मैंने खुद देखी है, ये इसने चोरी की है। कहता जी कितने की, कितनी थी वो? कहता जी इतनी बड़ी। अब वो ऐसे खड़ा था, जज ने कहा मुर्गी इतनी बड़ी थी, दूसरा हाथ तो आने दे, अभी कहता इतनी थी। तो मैं अभी फिलहाल, उसने कहा जी इसको डिस्कस करें, तो पहले मैं अभी लॉस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो कहते इसमें तो होता ही नहीं है। तो किसी के लतीफे का बेड़ा अगर करना हो ना, तो यही हाल होता है, जब वो लतीफा सुनाना शुरू करे उसका एंड बता दे उसको फौरन, अच्छा ये हुआ था। उस्ताद उस्ताद होता है बेटा। तो आप उसमें पहले बताएंगे जी इसके अंदर हमें लॉस ये हुआ, लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, 2.5 लाख रुपया लॉस या जो भी है 3 लाख रुपया लॉस हुआ। फिर आप बताएंगे हाउ एवर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, अगर सेक्शन याद है 38, तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द लॉस ऑन द पेंटिंग इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा मेरा सवाल यह है कि अगर ये लफ्ज ना लिखता कैपिटल गेन, तो फिर भी इसने कैपिटल गेन ही रहना था। अगर ये विरासत में ना लिखता यहां पर कि कहते हैं उसने एक पेंटिंग परचेज की और उसको बेच दिया, ये विरासत वाला लफ्ज ना होता, फिर इसकी 2 डायमेंशन बनी थी एग्जाम में, क्योंकि विरासत ने बता दिया कि ये इसका पर्सनल एसेट है और ये कैपिटल एसेट है। अगर एग्जाम में सिर्फ इतनी बात लिख दी जाए कि उसने पेंटिंग परचेज की इतने की और बेची इतने की, तो लॉस हो गया। एग्जामिनर कहता है बताओ इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर आप ये वाली लाइन नहीं लिख सकते। फिर आप कहेंगे कि इफ दिस पेंटिंग इज अ स्टॉक इन ट्रेड, then it is a business loss and may be set off against some other incomes, किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। and if it is a capital asset, then this loss shall not be considered for tax purposes। कितना जबरदस्त, देखें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से आंसर में फर्क आ जाएगा आपका। She sold jewelry for 2.3 which was purchased by her husband in X5 for this and gifted to her on the same date। और इसको गिफ्ट कर दिया। अभी जरा ध्यान करना है, बीवी को अलैदगी की सूरत में देंगे तो ट्रीटमेंट और होगा, गिफ्ट कर देंगे तो ट्रीटमेंट और होगा। गिफ्ट करेंगे तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू उसके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी।
और अगर अलैदगी की सूरत में देंगे, मैं दोनों आपको ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ, दोनों करके दिखाता हूँ। पहले तो इसी को करें ना, गिफ्ट। अब इसकी सेल प्राइस कितनी है? 2.3 मिलियन माइनस उसकी 1.3 क्या थी? सेम डेट, यानी उसी दिन की उसकी सेल प्राइस भी, फेयर मार्केट वैल्यू भी यही थी और कॉस्ट भी वही थी। तो आप 1.3 मिलियन को माइनस कर दें। X5 है, हमारा टैक्स है X7, एक साल से ज्यादा हो गया तो इसको 75% से, ये आप एग्जाम में बताएंगे दिस इज द टैक्सेबल गेन बिकॉज, अच्छा ये लाजमी लिखना है, एज द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर देन द गेन इज एग्जाम्ड अप टू 25% ऑफ द गेन, ये एग्जाम्ड हो जाएगा। क्यों ना डिस्कस करें, अगर कहता कैलकुलेट करें तो सिर्फ कैलकुलेट करना, उसने कहा डिस्कस करें तो साथ लाइन लिखनी है कि ये हुआ। अब मैं एक सिचुएशन चेंज करता हूं। देखिए हमारा मकसद तो सिर्फ पास पेपर करना नहीं है ना, हमारा पास पेपर करना तो नहीं है। देखें, हम एक अज्यूम करते हैं कि उसकी जो ज्वेलरी थी वो थी 1 लाख रुपए की, परचेज की। किसने परचेज की? हस्बैंड ने। ये उसकी कॉस्ट थी। उसने उसको अगर हम कहें गिफ्ट कर दी किसी दिन, तो उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपया अपनी बीवी को। उसकी बीवी ने उसको आगे बेच दिया 5 लाख रुपए का। तो गेन कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये उसके लिए क्या बन जाएगी? डीम्ड कॉस्ट। ये बात समझ आ गई? तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सेल प्राइस माइनस डीम्ड कॉस्ट, यानी फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात क्लियर होगी सबको? अगर एग्जाम में ये कहा जाए कि उसने ये डिवोर्स कर दिया और उस दिन उसने अपनी बीवी, और यही डेटा गिवन हो, यही डेटा गिवन हो, तो फिर यहां गिफ्ट की बजाय क्या आएगा? गिफ्ट तो नहीं किया है ना उसने, ये आएगा टू स्पाउस टू लिव अपार्ट, टू स्पाउस टू लिव अपार्ट। तो फिर ये उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। अब इसका गेन ऐसे कैलकुलेट होगा। अब सेक्शन 79 लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? सेक्शन 79 लगेगा। तो फॉर्मूला होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ये कॉस्ट किसकी है? इसके खामद की, इसके खामद की। तो गेन कितना आएगा? 4 लाख रुपया। तो इसलिए इससे ये बात साबित हुई कि किसी औरत को अपने खामद से तलाक लेते हुए टैक्स की कैलकुलेशन पहले कर लेनी चाहिए ताकि, हाँ जी प्रैक्टिकली अदालत दिलवाती है भाई, अदालत पैसे दिलवाती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो उससे फर्क पड़ेगा आपको। आ, ये इसमें चीज जरा जहन में लेके आनी है आपने। शी डिस्पोज ऑफ हर कार, लें जी बात ही खत्म। कार डिस्पोज ऑफ कर दी एग्जाम्प्ट, आंखें बंद करके, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। आप इसमें सिर्फ ये लिखेंगे कार इज अ पर्सनल कार इज अ कैपिटल रिसीट एंड नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। ये पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। अच्छा नहीं, आगे उसने बात की है कि बिजनेस में यूज हो रही है, ये जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन उसने हर लिखा था ना, हर कार, तो उससे मैं थोड़ा सा, गाड़ी बेच दी उसने 18 लाख रुपए की, ये सेल प्राइस आ गई। द कार वॉज बींग यूज फॉर द पर्पज ऑफ हर बिजनेस। द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर was rupees this. The rate of depreciation for tax purposes is 20%। हम क्या करें इस रेट को भाई? हाँ? भाई उसने बेची है 18 लाख रुपए की,
द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हमने इसको क्या करना है, ये तो इररिलेवेंट है, इस साल तो डिप्रिसिएशन चार्ज करनी नहीं है बेटा, कैपिटल एसेट तो है ही नहीं ना, उसने जब डिप्रिसिएशन बता दी है कि उसकी टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ये है, जब एग्जामिनर मुझे क्लियर कट बता रहा है कि इसकी टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ये है, तो इट मींस के डिप्रिसिएबल एसेट है, ये बात कंफर्म हो गई ना। अब तो मैं इसको कैपिटल सीट नहीं ले सकता, अब तो इसको मैं कैपिटल सीट नहीं ले सकता ना, ये तो कंफर्म हो गई कि ये डिप्रिसिएबल एसेट है, समझ आ गई है। तो अब ये इस साल तो मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी नहीं है, तो ये उसने मुझे क्यों दिया डिप्रिसिएशन का रेट, कंफ्यूज करने के लिए। तो सीधी सीधी इसकी बात है कि 18 लाख में से आप 16 लाख रुपए माइनस कर दें, ठीक है। अगर इसकी हमें कॉस्ट बता दी जाती 25 लाख से ज्यादा, तो फिर वही फार्मूला लगना था। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये गाड़ी नॉर्मल है, 25 लाख के अंदर ही है ये, है? समझ आ रही है मेरी बात की। तो 2 लाख रुपया, सोल्यूशन देख लीजिएगा कि सोल्यूशन में क्या किया था। भाई बात ये है कि उसने कहा कि उसने अपनी द कार वाज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हर बिजनेस। हाँ जी, अच्छा, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैपिटल गेन्स और लॉस में बताएं, बिल्कुल सही है, मैं इसको इग्नोर कर गया। ये बात सही है कि हमने, उन्होंने कहा सिर्फ कैपिटल गेन, और तो आप एग्जाम में, दिस इज अ बिजनेस टैक्सेबल बिजनेस गेन, देयर इज नो कैपिटल गेन और लॉस, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट, बस बिल्कुल सही है। बड़ा उसने जनाब खींचा मारा ये कि हमने उसको, उसने कहा जी कैपिटल गेन और लॉस में बताना है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट है ही नहीं है, शाबाश। On 20th of October, she sold a dining table to Fahim for 18,000, which she had purchased on this for this. तो ये डाइनिंग टेबल भी कैपिटल एसेट नहीं है, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, अदर मूवेबल्स में फॉल करता है, इसलिए ये भी नहीं। तो ना ये आएगा ना ये आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये वैसे ही लॉस है, तो सिर्फ इसमें कैपिटल गेन की ये अमाउंट आ रही है। ये डिस्पोजल ऑफ एसेट की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। डिस्पोजल मीन सेल, डिस्पोजल मीन डिस्ट्रॉय, डिस्पोजल मीन ट्रांसफर, डिस्पोजल मीन गिफ्ट, डिस्पोजल मीन ट्रांसमिट, लिंक्विस्ट, एक्सटिंग्विश्ड, ये सारी चीजें डिस्पोजल की डेफिनेशन में आएंगी। नहीं जी, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, उसने कॉस्ट पूछी हुई है एसेट्स की, सितंबर 2015 में आया। आपके पास 5 मिनट है, इसको जरा पढ़ें, इसको देखें कि इसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, और देखें नंबर अच्छे ठीक ठाक हैं, 4, 4, 8 और 4, 12, 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर हमसे उसने सेक्शन 76 के ऊपर बात की है, कहता जी सिर्फ कॉस्ट डिटरमिन करनी, और किसी भी एसेट की जब आप कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, फिर उसको डिप्रिशिएट करेंगे, और उसकी क्या आ जाएगी, उसके बाद की बात है, डिप्रिशिएट करने के बाद उसकी आपके पास टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, और अगर वो आपका कैपिटल एसेट है तो डायरेक्ट उसको फिर सेल प्राइस में से गेन कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगी। दोनों पर्पस के लिए हमें कॉस्ट चाहिए होती है। Mr. Amir acquired a new machine partly in exchange for an old asset. उसने को पुराना एसेट बेच के नई मशीन, जैसे आजकल नहीं आता पुराना एसी दें नया ले जाएं, पुराना गद्दा दें नया ले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही उसने पुरानी मशीन दी। He paid freight to bring the old machine to the seller's location. उसने उस मशीन को अपने पास टू ब्रिंग द ओल्ड, हाँ, पुरानी मशीन को सेलर जो जो जिससे मशीन खरीदी थी उसको पहुंचाने के लिए उसने पैसे भी दिए,
and also purchase cooling equipment with was attached to the new machine for its smooth functioning. AC वगैरह साथ उसके लगा दिया गया। कोई हमें डेटा गिवन नहीं है और उसने कहा जी व्हाट वुड बी द कॉस्ट। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इट मींस इनडायरेक्टली एग्जामिनर हमसे प्रोविजन पूछ रहा है कि कानून क्या कहता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। अगर वैल्यूज बता देता तो मैं कैलकुलेट करके बता देता। आप देखें कि सबसे पहली बात यह है कि जो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अगर आपने कोई पेमेंट की वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। उसके बाद वो चीजें जो एसेट को उसकी फंक्शनिंग में लाने के लिए जरूरी हैं वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी और फ्रेट चार्जेस जो हैं वो उसका कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। बस आपने इतनी बात वो लिखनी है उसके अंदर। Mr. Solat acquired a production machinery by utilizing a loan repayable in euro। देखें ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। कैरिज आउटवर्ड तो और होती है। कैरिज आउटवर्ड जो है मेरे ख्याल लॉ ने इसके ऊपर तो कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की हुई कैरिज आउटवर्ड या इनवर्ड की। एसेट ये तो देने के लिए दिया है ना। हाँ क्यों नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्वायरिंग न्यू मशीन एंड डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड मशीन, दोनों उसके अंदर आएगी। आपने पिछले एसेट को उसकी जगह पर डिस्पोज ऑफ करना, यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पढ़ाया था ना आपको। कॉस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, कॉस्ट में क्या चीजें होंगी उसकी, कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। समझ आ रही है ना, तो वो उसमें ऐड किया हुआ है। तो ये द लोन इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम। Mr. Solat also received 20% subsidy on such machinery from the provincial government। तो दो चीजें उसने बताई हैं कि एक तो ये फॉरेन करेंसी में है, दूसरा सब्सिडी मिली है। तो आप इसमें ये बताएंगे द एक्सचेंज गेन और लॉस shall be adjusted in the value of the asset for the computation of the depreciation। उसको एडजस्ट करेंगे। एंड the subsidy received from the government is also deductible from the cost of the asset। जो आपको सब्सिडी मिलेगी उसको भी आप उसमें से माइनस कर देंगे। On 1st of July, Mr. Talha started using his personal computer for business purposes। तो ये लॉ ने बड़ा क्लियर कट बता दिया कि उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी आपकी वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। He also upgraded the operating system to comply with the business need। उसने अपग्रेड भी किया। तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपग्रेडेशन वैल्यू जो है, जो कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। मिस्टर राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग की जितनी कॉस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें डाल दी जाएगी, कॉस्ट ऑफ असेंबली उसमें डाल दी जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन उसमें डाल दी जाएगी। वो सारी चीजें उसका हिस्सा बन जाएंगी। इसमें कैपिटल गेन का भी है, यहाँ भी डिस्पोजल को डिस्कस किया गया। लिस्ट द सिचुएशंस अंडर विच एन एसेट ओन्ड बाय पर्सन shall be treated to have been disposed of। के वो सिचुएशन बताएं कि जब एसेट पर्सन के पास हो लेकिन फिर भी उसको हम डिस्पोज्ड ऑफ समझेंगे। ये एक्सेप्शन उसकी पूछी गई हैं, ये क्या चीज की है एक्सेप्शंस कि ओन, मैंने ओन किया है लेकिन फिर भी इसको डिस्पोजल की डेफिनेशन में लेकर जाएंगे।
हाँ जी, ये देखिएगा इसके अंदर उन्होंने जो इसका आंसर लिखा हुआ है कि एसेट तो मेरा है लेकिन फिर भी इसको डिस्पोजल की डेफिनेशन में समझा जाएगा। अब उसमें पहली चीज ये है कि एक साहब है, उनकी डेथ हो गई। अब एसेट तो उसी का है लेकिन जैसे ही डेथ होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसने खुद तो नहीं बेचा ना, उसके नाम पे ही है लेकिन उसको डिस्पोजल समझ लिया जाएगा। जैसे अभी हमने केस पढ़ा इसके अंदर कि आपने पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आप ही का एसेट है लेकिन आपकी पर्सनल डिस्पोजल हो जाएगी। पर्सनल कैपेसिटी में क्या समझा जाएगा कि आपका वो डिस्पोज ऑफ हो चुका हुआ है। एक और क्वेश्चन अभी हमने किया था कि उन्होंने अपना एक एसेट खुद ही एक्सपोर्ट कर दिया गाना के अंदर, याद अभी किया था, तो आप भी क्या है ना, लेकिन लॉ क्या कहता है ये डिस्पोजल हो गई, ठीक है। ये सिचुएशन जो है वो आप इसके अंदर वो मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जी 14, मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो आप कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है इनकम टैक्स का हमारे पास, जिसकी कॉपीज मैंने अभी आपको दी है, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप में भी आपके साथ शेयर कर लूं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इश्यूज जो है वो डिस्कस हुए। एओपी की टैक्सेशन आ गई, कंपनी उसकी मेंबर है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इसी क्वेश्चन को करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एओपी का क्वेश्चन है, फिर इसमें मेंबर को ऐड कर दिया गया, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है। उसके बाद उसकी एओपी की उसके मेंबर्स की टैक्सेशन, सेक्शन 113 जो आपकी पिछली अटेम्प्ट में आ चुका हुआ है, शेयर फ्रॉम एओपी की कैलकुलेशन, सैलरी इनकम इसमें मौजूद है, बिजनेस इनकम मौजूद है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ, एम्प्लॉय शेयर स्कीम इस क्वेश्चन में मौजूद है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इसमें मौजूद है, सेक्शन 21 इसमें है, सेक्शन 22 इसमें है, और उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, डोनेशन है इसके अंदर, डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। जैसे वो बाहर से नहीं कुछ चीजें मिलती कि जी ये दवाई पी लें ये हर बीमारी का इलाज है, तो बस ये समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा आपको हेल्प देगा, ठीक है जी। तो आपने इसको करके आना है, इस नहीं आप इसको करें, आपके पास आज का दिन भी है कल का दिन भी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर इसके मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा ये।